हेलो एवरीवन, कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रसायन विज्ञान से संबंधित। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर जो रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 है, परबल सारीय विलयन में सार्वत्रिक सूचक का रंग क्या होता है। कह रहा है जो परबल सारीय विलयन है मीन्स जो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है ये कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन है उसमें सार्वत्रिक सूचक का रंग क्या होता है, मीन्स यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। और देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारी पीछे वाली वीडियो में था। वो क्वेश्चन क्या था, देखिए स्टेटमेंट चेंज थी। यहाँ पर आपके पास परबल सारीय विलयन है और वहाँ पर आपके पास क्या था, परबल अम्लीय विलयन। तो आप देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरह से घुमाया जाता है। उसने पहले किसमें पूछा, परबल अम्लीय विलयन से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे आ गया, परबल सारीय विलयन से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग क्या होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है हमें, पीएच डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है, पीएच डिटरमाइन करता है। और पीएच से हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। क्या कह सकते हैं हम कि वो अम्लीय है, सारीय है या उदासीन है। तो देखते हैं हम, अगर आपके पास हम बोलते हैं पीएच 7 है तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और आप क्या कह सकते हैं, वो उदासीन होता है अगर पीएच कितना है, 7। अगर आपके पास पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, अम्लीय। तो मीन 7 से कम इस साइड, तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। उसके बाद देखिए अगर आपके पास पीएच 7 से ज्यादा है, मींस इधर को जाएंगे हम। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा सारीय। क्या होगा, सारीय। अब देखिए हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित है, सारीय विलयन से, तो हम इधर की तरफ चलते हैं। ठीक है, जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा वो नेचर में सारीय होता है। अब देखिए अगर पीएच आपके पास 10 से लेकर के 14 तक है तो हम बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो परबल सार होता है। क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस, और आप कह सकते हैं परबल सार होता है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 10 से 14 तक है तो क्या होता है, परबल सार होता है। और अगर 7 से ज्यादा और 10 से कम है, क्या कहा मैंने, 7 से ज्यादा और 10 से कम है, तो वो आपके पास दुर्बल सार होता है, वीक बेस होता है। क्लियर। अब देखिए तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में कैसा रंग होगा, मींस आपको स्ट्रॉन्ग बेस पूछ रहा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जिसका पीएच मान कितना हो, 14। कितना हो, 14। तो देखिए आप 14 के पास इधर को स्ट्रॉन्ग बेसिक में कैसा कलर हो रहा है, देखिए किस तरह का कलर है, बैंगनी। तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए। कैसा कलर होगा जी, बैंगनी। कैसा कलर होगा, बैंगनी। और अगर वो पूछता यहाँ पर क्या, जैसे हमारे कल क्वेश्चन था कि जो आपके पास परबल अम्लीय विलयन है उसका रंग कैसा होगा, तो आपके पास क्या था जी, लाल। क्योंकि हम पढ़ते हैं अगर पीएच होती है 0 से 3 के बीच में तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, परबल अम्ल। क्लियर। और अगर पीएच है 3 से ज्यादा और 7 से कम तो हम उसे बोलते हैं वीक एसिड और दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं उसे, वीक एसिड और दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है। और हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन 1। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नाइट्रिक अम्ल का लवण कौन सा है। ये कह रहा है, नीचे दिए गए आपको 4 ऑप्शन कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या होता है जी, NaOH।
जब कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, नाइट्रिक अम्ल के साथ। क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। तो कह रहा है कौन सा लवण बनता है निम्नलिखित में से, आप बताइए। वैसे तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन देख करके भी गैस कर सकते हैं। क्या क्या है आपके पास, सोडियम भी है आपके पास और नाइट्रेट भी है आपके पास। तो देखिए किस ऑप्शन में ये दोनों हैं, कौन कौन, सोडियम और नाइट्रेट, किस ऑप्शन में ये दोनों हैं, Na और NO3। अगर आप ऑप्शन से अप्रोच करें तो आप देख सकते हैं बस क्या कंडीशन थी इस क्वेश्चन में कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र आना चाहिए और आपको नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो आप गैस कर सकते हैं क्या इसका ऑप्शन होगा, सोडियम भी है नाइट्रेट भी है, तो क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, NaNO3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो होता है जी हमारे पास क्या, सोडियम नाइट्रेट। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है, एक सार होता है, और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, आपको पता चल रहा है नाम से, ये एसिड होता है। क्या होता है, ये एक अम्ल होता है। और हमें पता है जब बेस और एसिड और बेस आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो बनता है सोल्ट प्लस वाटर, और आप कह सकते हैं लवण प्लस जल। ठीक है, तो सोल्ट कौन सा बना, NaNO3, और आपके पास क्या बन गया जी, वाटर बन गया। और NaNO3 का क्या नाम होता है, क्या नाम होता है बताइए, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये जब बेस एसिड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सोल्ट और वाटर बनाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, और आप कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ आई बात। अब देखिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं, पेपर में वो कई बार ऐसे भी पूछता है कि Na2SO4 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है, सोडियम सल्फेट। Na2CO3 का क्या नाम हुआ, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम हुआ, सोडियम कार्बोनेट। और NaCl बहुत बार कर चुके हैं और डेली लाइफ में हम यूज भी करते हैं। NaCl क्या होता है, NaCl होता है जी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं कॉमन सोल्ट, साधारण नमक। ठीक है, तो NaCl आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, और हम इसे क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कॉमन सोल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है रासायनिक सूत्र, NaCl, और इसको हम क्या कहते हैं, रॉक सोल्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रॉक सोल्ट भी कह देते हैं। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी। देखिए पेपर में क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किस तरह से करते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये भी मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन गैस कर सकते थे कि इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, जब सोडियम जैसी सक्रिय धातु, कह रहा है जब सोडियम जैसी सक्रिय धातु, मीन्स सोडियम क्या है, एक एक्टिव मेटल है। क्या है, सोडियम एक एक्टिव मेटल है। धातु की अभिक्रिया पानी के साथ कराई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो मेटल है, जब आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तब कह रहा है बताओ क्या बनेगा। ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास कौन सी धातु दी है, सोडियम। सोडियम का क्या सिंबल होता है जी, Na। किसके साथ रिएक्शन करवाई है, वाटर के साथ। तो देखो आपको ध्यान रखना है, जब भी धातु पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो वहां पर बनता है क्या, धातु के हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। बात करते हैं इसमें क्या बनेगा, देखो इसका हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, और प्लस आपके पास क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्लियर। तो ये हुआ आपके पास। तो बताओ जब धातु वाटर के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, हमारे पास बनता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, प्लस में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। समझ आई बात? तो आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द हाइड्रोजन। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जब धातु आपके पास वाटर के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो कौन सा क्या बनता है, तो आपके पास क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी हुआ, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है, किसी धातु की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, क्या कहा कि हम कोई मेटल लेते हैं और इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। कोई भी धातु लो तो कह रहा है करने पर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती, ये रिएक्शन क्यों नहीं होती। तो सुनिए पहले मेरी बात कि अगर कभी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली हमारे पास क्या बनता है, सोल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। पर ये भी तो एसिड है, पर इस केस में नहीं बनती। क्यों, देखिए ध्यान से, क्यों नहीं बनती, क्योंकि जो आपके पास नाइट्रिक अम्ल है ना HNO3, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये एक अच्छा ऑक्सीकारक कर्मक होता है। क्या होता है, ये एक ऑक्सीकरण कर्मक होता है। अब देखिए इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जैसे ही रिएक्शन करके अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगी तो ये उस हाइड्रोजन को तुरंत किस में बदल देता है, वाटर में बदल देता है। हाइड्रोजन को तो ये क्या कर देता है, वाटर में बदल देता है और खुद क्या हो जाता है, खुद अपचयित होकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेता है। क्या कहा मैंने, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जो हाइड्रोजन बनती है ना रिएक्शन के दौरान, उस हाइड्रोजन को तुरंत किस में बदल देता है, वाटर में बदल देता है और खुद किस में अपचयित हो जाता है, खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के अंदर अपचयित हो जाता है। इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना उसको तुरंत की तुरंत ये किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का कि नाइट्रिक अम्ल क्या है, एक ऑक्सीकरण कर्मक है। बताया ना मैंने, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ जी ऑप्शन ए। क्लियर? अब देखिए बाकी के ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है नाइट्रिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है क्या, ये वीक एसिड है? मैं आपको बार बार बताती हूँ, नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए ध्यान रखिए, हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक आपके पास हो गया नाइट्रिक एसिड, दूसरा आपके पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल कह देते हैं और जिसे आप किंग ऑफ एसिड कह देते हैं, अम्लों का राजा कह देते हैं। और थर्ड आपके पास होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट करेक्ट कब होती, अगर यहाँ पे लिखा होता नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। समझ आई बात? ठीक है, तो ये था आपके पास। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कीटोन का सूत्र दर्शाता है। देखिए कीटोन क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। और मैं आपको बार बार कहती हूं कि क्रियात्मक समूह की सारणी आपको याद होनी चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना उसकी टेबल आपको याद होनी चाहिए। वैसे हमने ये टेबल मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बनवाई थी, पर वहां पे क्वेश्चन क्या था, वहां पर आपसे एस्टर का क्रियात्मक समूह पूछा था। और अब क्वेश्चन क्या हो गया, आपसे किसका समूह पूछा है, अब आपसे समूह पूछा है किसका, कीटोन का। तो बस इतना सा फर्क आया है, वहां पर एस्टर पूछा, यहां पर किसका समूह पूछ लिया, यहां पर इसने कीटोन का पूछ लिया। तो देखिए जल्दी से मैं वो टेबल आपको फिर से बता रही हूं कि क्या होती है टेबल। अगर आपके पास होता है OH तो उसे कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं, अल्कोहल। अगर आपके पास होता है CHO तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ये होता है जी एल्डिहाइड। अगर आपके पास होता है CO, ठीक है, तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ये होता है कीटोन। कौन सा होता है, कीटोन। उसके बाद अगर आपके पास होता है COOH तो ये कौन सा समूह होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है जी,
कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपके पास होता है COOR तो ये कौन सा होता है, ये एस्टर होता है। कल तो क्वेश्चन एस्टर से पूछा गया था और आज क्वेश्चन किससे है, कीटोन से है, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास OR, अगर OR ग्रुप है तो ये कौन सा होता है, ये होता है जी ईथर। कौन सा होता है, ईथर। ये क्रियात्मक समूह आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो। अब क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो, इजीली अप्रोच कर सकते हो। बताइए कीटोन का क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, कौन सा सूत्र है कीटोन का। देखिए CO कहाँ है, कहाँ है CO, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपके पास, ऑप्शन ए। क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। अब देखिए ऑप्शन बी किसका है, बताइए जल्दी से, टेबल आपके सामने है। ऑप्शन बी में क्या है, COOR, और COOR किसका होता है जी, एस्टर का। तो ये आपके पास कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो आपके पास क्या है, ये एस्टर है। अब आप फटाफट बता दो ऑप्शन सी में कौन सा ग्रुप है, OR ग्रुप है। OR ग्रुप को आपने अभी क्या कहा, आपने कहा ईथर, तो ये किसका है, ईथर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, क्या है, CHO है। और CHO को आपने क्या बोला जी, आपने बोला ये तो एल्डिहाइड होता है। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ, ये आपके पास क्या हुआ, एल्डिहाइड हुआ। समझ आई बात। तो क्वेश्चन को बस ये ऐसे ही पूछ लेगा कि आपके पास कीटोन का क्रियात्मक समूह कौन सा है, या फिर आपको क्या कहेगा, वो कह देगा कि आपके पास कोई भी कंपाउंड दे देगा, कहेगा इसमें COOR जो ग्रुप है इसे क्या कहते हैं, तो क्या कहोगे, एस्टर कहते हैं। तो मीन्स आपको ये टेबल टिप्स पर होनी चाहिए, आप क्रियात्मक समूह से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं, इजिली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नाइट्रोजन अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान दर्शाता है। द्रव्यमान बोलें तो क्या, एटॉमिक मास। क्या पूछ रहा है ये, एटॉमिक मास पूछ रहा है आपसे। किसका एटॉमिक मास पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझिए, नाइट्रोजन के अणु का। किसका पूछ रहा है, नाइट्रोजन के अणु का। तो ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2। क्या होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2 होता है। क्लियर। तो अब देखिए कह रहा है 1 मोल, इसने एक शब्द और ऐड किया है साथ में, 1 मोल। तो देखिए मोल क्या होता है, जैसे हम हमारी डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि 1 दर्जन केले, ठीक है, 1 दर्जन कॉपी, ठीक है, 1 दर्जन नोटबुक आप कह सकते हैं। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। क्या मतलब होता है, 12। जैसे मैंने बोला 1 दर्जन केले, तो कितने केले हुए, 12। और अगर मैं ये कह दूं कि भाई 1 दर्जन नोटबुक लेते आना, तो उसका मतलब क्या हुआ, 12 कॉपियां लेते आना, ठीक है। सिमिलरली केमिस्ट्री में जैसे डेली लाइफ में हम दर्जन यूज करते हैं, डजन आप यूज करते हो, इसी तरह से केमिस्ट्री में हम क्या यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोल, मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। समझ आई बात। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है उसके एटॉमिक मास के। तो नाइट्रोजन का 1 मोल किसके बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए, कितना द्रव्यमान होगा 1 मोल का, 1 मोल नाइट्रोजन का। तो कितना होगा, देखिए ध्यान से, आपको पहले इनके एटॉमिक मास पता होने चाहिए। तो देखो कुछ एक एलिमेंट मैं बता रही हूँ आपको, उनके एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आप लर्न कर लो, आप याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए कौन कौन से आपको याद करने हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक है, यहाँ पर मैं एटॉमिक मास लिख रही हूँ, ठीक है, द्रव्यमान लिख रही हूं मैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है, याद करें आप, कार्बन, ठीक है, कार्बन का कितना होता है, 12 यूनिट। उसके बाद आपके पास क्या आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट। फिर आपके पास होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। और फिर आपके पास पूछा जाता है सल्फर, सल्फर का होता है 32 यूनिट। ये आपको याद होने चाहिए इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, द्रव्यमान। तो क्या द्रव्यमान हुए, जल्दी से बोलिए। हाइड्रोजन का कितना, 1, कार्बन का कितना, 12। तो देखिए 1 था, 1 2, इसमें 2 ऐड किया 14 नाइट्रोजन, 2 ऐड किया 16 ऑक्सीजन, 16 का डबल किया 32 सल्फर। आप कैसे भी एक ट्रिक बना करके इसे याद कर सकते हैं, पर ये आपको याद होना चाहिए। अब बताइए, इसने क्या पूछा आपसे, एटॉमिक मास पूछा है, और कितने नाइट्रोजन हैं, 2। तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू में नाइट्रोजन, क्योंकि 2 है आपके पास। तो 2 इंटू में बताइए नाइट्रोजन का कितना था, जल्दी से देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना था, 14 ग्राम, 14 यूनिट, और यू कैन से दैट 14 ग्राम। तो 2 का कितना होगा, यहाँ पर 14 पुट कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 28
ग्राम। तो आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ, फटाफट बोलिए क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी 28 ग्राम। क्लियर। तो ये आपको एटॉमिक मास याद रखने हैं। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। CH3COOCH3 का कौन सा क्रियात्मक समूह है। देखिए क्रियात्मक समूह से संबंधित अभी हम पीछे क्वेश्चन पढ़ करके हटे हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर था मे बी 5, ठीक है 5 था, उसमें कीटोन का पूछा था। उसने तब तो डायरेक्ट बोला कि कीटोन का क्रियात्मक समूह कौन सा है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से आते हैं। और कल जो हमने इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था उसमें आपको ये दे दिया गया था कि जो RCOOR है इसमें बताइए कौन सा क्रियात्मक समूह है। और अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि CH3COOCH3 में बताइए कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो बात तो यही हुई ना, इसमें क्या है COO है और COOR किसका समूह होता है जी, एस्टर का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज द एस्टर। क्या है ये, एस्टर है। तो उसके बाद देखिए आप ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए आपको क्या कह रहा है, ईथर। ईथर का क्या क्रियात्मक समूह होता है, OR। क्या होता है, OR। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कीटोन। कीटोन का क्या क्रियात्मक समूह होता है, CO। उसके बाद आपको क्या दे रहा है ये, साइनाइड। साइनाइड का क्या क्रियात्मक समूह होता है, CN। क्या होता है, CN। क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 क्या है आपके पास, सामान्य सूत्र CnH2n+2 कह रहा है आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है। क्या है वो, CnH2n+2 है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के यौगिक को दर्शाता है। कह रहे निम्नलिखित में से किसका है ये फॉर्मूला, ठीक है, किसका है ये सूत्र। तो देखिए हम 3 तरह के फॉर्मूले पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। हम एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं CnH2n+2, ठीक है। एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं CnH2n और एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं CnH2n-2। ये 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं हम। कौन कौन से, CnH2n+2, CnH2n और थर्ड क्या है, CnH2n-2। देखिए ये किसके फॉर्मूले होते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये होता है अल्केन का। किसका होता है, अल्केन्स का। क्लियर। जो सेकंड वाला है किसका होता है, ये होता है अल्कीन्स का। किसका होता है, अल्कीन्स का। और ये फॉर्मूला आपके पास होता है जी अल्काइंस का। किसका होता है, अल्काइंस का। तो अब मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली इसका आंसर बता देंगे। बताओ CnH2n+2 का क्रियात्मक समूह कौन सा है, जल्दी से बताइए कौन सा है, बताओ। अल्केन्स। तो कहाँ है ये आपके पास ऑप्शन, ये रहा जी ऑप्शन ए, अल्केन्स। और अल्केन का क्या है, ये रहा आपके पास। और अल्काइन का क्या है, ये रहा आपके पास। अब ऑप्शन डी क्या है, देखिए ऑप्शन डी है अल्केनोल्स। क्या है, अल्केनोल्स। ये है अल्केनोल्स का पूछ रहा है क्या होता है। तो इसका भी देख लीजिए, इसका होता है ओल। ओल लगाते हैं जी हम अल्कोहल के लिए। किसके लिए लगाते हैं, अल्कोहल के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और अल्कोहल का क्या क्रियात्मक समूह था, OH। तो अल्केनोल्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 OH। समझ आई बात। तो अब की बार इसने आपसे किसका पूछा है, अल्केन्स का पूछा है। आपके पास नेक्स्ट टाइम हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताओ। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। मे भी ऐसे पूछ ले कि अल्काइन का जो है जनरल फॉर्मूला बताइए। तो अल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2। क्लियर। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किस आयनिक यौगिक का गलनांक उच्चतम होता है। कह रहा है ये आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अगर इन 4 ऑप्शन में किस आयनिक यौगिक का गलनांक मींस मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उच्चतम है। इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी लग रहा है क्योंकि इसको आपको साथ में इसके गलनांक गिवन है डिग्री सेल्सियस में। देखिए गलनांक आपको गिवन है। आप बताइए, ये देखिए ये रहे आपके पास गिवन है ये। तो बताओ किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, कैल्शियम ऑक्साइड की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का गलनांक क्या है, सबसे ज्यादा है। और इसका क्या रासायनिक नाम है बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका रासायनिक, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका साधारण नाम क्या है, जिसे आप क्या बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना, और आप कह देते हैं क्विक लाइम। क्या कह देते हैं, क्विक लाइम और बिना भुजा हुआ चूना। अब देखिए
LiCl, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, LiCl, पर इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? लिथियम क्लोराइड। ध्यान रखना, क्या नाम है इसका? लिथियम क्लोराइड। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी, बहुत बार कर चुके हैं। NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम कॉमन सोल्ट भी कहते हैं, जिसे हम रॉक सोल्ट भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये है आपके पास सीजियम क्लोराइड। क्या है ये? सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईथर का सूत्र दर्शाता है? देखो अभी अभी ये थर्ड आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, क्रियात्मक समूह से संबंधित। और क्रियात्मक समूह की मैंने आपको सारणी करवाई है, टेबल करवाई है। अगर आपको वो टेबल याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा क्रियात्मक समूह से रिलेटेड। तो जल्दी से बताइए ईथर का कौन सा सूत्र होता है? बोलो क्या होता है ईथर? अभी अभी बता के पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने किया था। बस फर्क क्या था, वहां पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया था क्या कि एस्टर का बताइए। अब किसका पूछ रहा है? ईथर का पूछ रहा है। तो क्या था ईथर का? ROR। OR जो ग्रुप होता है किसका होता है? ये ईथर का होता है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये किसका है? ये है कीटोन का। CO किसका होता है? कीटोन का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास COOR किसका होता है? एस्टर का। और CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। किसका होता है? एल्डिहाइड का। क्लियर? तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सल्फर डाइऑक्साइड अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान बताता है? सल्फर डाइऑक्साइड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है। सल्फर क्या होता है जी? S। ऑक्साइड कब बोलते हैं? जब ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन कर जाती है ना, तो हम उसे ऑक्साइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑक्साइड। अगर अकेले है तो उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। जो वो किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाती है तो हम उसे ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसने बोला सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। क्या बोला? डाई वर्ड का मतलब क्या होता है? 2। तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो गया इसका? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला हो गया? SO2। अब देखिए आपके पास क्या आता है, देखिए इसी तरह से फॉर्मूले बताते हैं जैसे आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए क्या यूज है इनका, मोनो का, डाई का। मैंने आपको कहा कार्बन का सिंबल क्या? C। ऑक्साइड कब बोलते हैं? जब ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन कर जाती है। तो ऑक्साइड के लिए आप क्या लिखोगे? O। और मोनो का मतलब क्या हुआ जी? मोनो का मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है? 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? CO। अब नेक्स्ट देखिए कार्बन C, ऑक्साइड का मतलब क्या? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है, डाई का मतलब क्या होता है जी? डाई का मतलब होता है 2, CO2। तो आपको याद रखना है, अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेका। क्लियर? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन ये था सल्फर डाइऑक्साइड के अणुओं का 1 मोल का द्रव्यमान। फिर से क्वेश्चन द्रव्यमान पे आ रहा है। क्या? एटॉमिक मास। अभी हमने पीछे एटॉमिक मास की बात की थी, पर उसमें क्या चेंज था? उसमें आपसे नाइट्रोजन का पूछा था, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का पूछा था, और यहाँ पर किसका पूछ लिया? सल्फर डाइऑक्साइड का पूछ लिया। तो देखिए मैंने आपको बोला था इसके लिए आपको याद होना चाहिए 1 मोल का पूछ रहा है ये, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होगा? तो देखिए आपको इसके लिए क्या याद होने चाहिए? इन एलिमेंट्स के द्रव्यमान याद होने चाहिए, एटॉमिक मास याद होने चाहिए। कैसे? देखिए कुछ एलिमेंट्स इनके याद कर लो। हाइड्रोजन का 1 यूनिट, ठीक है, उसके बाद कार्बन का 12 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ऑक्सीजन 16 यूनिट एंड सल्फर 32 यूनिट। ये आपको याद होने चाहिए। अब आप कर सकते हो सल्फर प्लस ऐड करना है, कितने ऑक्सीजन है जी? 2 इंटू में O, 2 ऑक्सीजन है। बताइए सल्फर का कितना है? कितना है जी? 32 प्लस 2, बोलो ऑक्सीजन का कितना है? कितना है ऑक्सीजन का? 16। तो यहां पर क्या राइट कर देंगे? 16 कीजिए। 32 प्लस 32 कितना आ गया जी? 64 ग्राम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, 64 ग्राम। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन 12 क्या है?
CH3CHO में कौन सा क्रियात्मक समूह है? देखिए पहले पूछता है आपसे कीटोन का, उसके बाद पूछता है आपसे एस्टर का, उसके बाद पूछा आपसे ईथर का, और अब किससे पूछ रहा है? CHO। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी। फिर से बोलिए फटाफट। ईथर का क्या होता है? OR होता है जी, हमें आता है क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है। एस्टर का क्या होता है? COOR होता है। कीटोन का क्या होता है? CO होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन 12 था इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। पहले आपसे एस्टर का पूछता है, फिर कीटोन का पूछता है, फिर ईथर का पूछता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में किसका पूछ लिया? एल्डिहाइड का पूछता है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। सामान्य सूत्र CnH2n-2 किस यौगिक को दर्शाता है? ऑप्शन सेम है। देखिए क्वेश्चन ये पीछे आया है अभी अभी, ठीक है, ऑप्शन सेम है बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो गई है। वहां पर आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था CnH2n+2 को क्या कहते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कह रहा है सामान्य सूत्र CnH2n-2 निम्नलिखित में से किस वर्ग के यौगिक को दर्शाता है? देखिए क्या पूछा है? CnH2n-2, और इसी तरह का क्वेश्चन हम अभी पीछे देख करके आगे निकले हैं, और वो क्वेश्चन क्या था? उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया था। तब उसने बोल दिया था CnH2n+2। तो मैंने आपको बोला था आपको 3 फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। CnH2n+2 किसका होता है जी? अल्केन्स का। किसका होता है? अल्केन्स का। उसके बाद आता है CnH2n, किसका होता है जी? अल्कीन्स का। किसका होता है? अल्कीन्स का। और उसके बाद आपके पास आता है क्या? CnH2n-2, किसका होता है? अल्काइन्स का। तो जल्दी से बताइए अब यहां से देख करके कि CnH2n-2 किसका है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, दैट इज द अल्काइन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास हमने अल्कीन्स का पढ़ लिया, अल्केन्स का पढ़ लिया। अल्केनोल्स क्या होता है? अल्केनोल्स ओल लगाते हैं हम अल्कोहल के लिए। किसके लिए लगाते हैं? अल्कोहल के लिए। और जिसका क्या क्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल का? OH। क्या इसका जनरल फॉर्मूला होता है? इसका होता है सामान्य सूत्र CnH2n+1OH। अल्केनोल्स का होता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्षारीय माध्यम में फेनोल्फ्थालीन का रंग कैसा होता है? क्षारीय माध्यम बोलें तो क्या? बेसिक मीडियम। क्या कह रहा है ये? बेसिक मीडियम। ठीक है, फेनोल्फ्थालीन हमारे पास क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। क्या होता है? एक मानव निर्मित सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है, और आप कह सकते हो फेनोल्फ्थालीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। देखिए जो इंडिकेटर होते हैं ना, वो क्या बताते हैं हमें? ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। और इंडिकेटर्स जनरली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल बोलें तो क्या? प्राकृतिक सूचक। सिंथेटिक बोलें तो क्या? कृत्रिम सूचक। और कृत्रिम सूचक में देखिए हम बोला क्या, मैंने आपको क्या बोला कि जो इंडिकेटर है ना वो 2 टाइप के होते हैं। कौन से? नेचुरल इंडिकेटर, और कौन से? सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, जिसे आप क्या कह देते हैं? कृत्रिम सूचक। नेचुरल इंडिकेटर में आपके पास क्या क्या आता है? लिटमस, टर्मेरिक, हल्दी, ये सब आपके पास क्या है? नेचुरल होते हैं। पर सिंथेटिक में आपके पास क्या आता है? सिंथेटिक में एक होता है आपके पास फेनोल्फ्थालीन, और दूसरा होता है आपके पास मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है? फेनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम कि जो फेनोल्फ्थालीन है वो कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम सूचक है? तो क्या आएगा? कृत्रिम सूचक होता है। अब देखिए आप ध्यान से देखिए इस टेबल को जो आपके पास है, इसके अंदर क्या है? तो देखिए क्या कह रहा है? इंडिकेटर्स दिए हुए हैं आपको, लिटमस, फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज। क्या क्या गिवन है? लिटमस, फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज। देखिए इनका न्यूट्रल, जब उदासीन सॉल्यूशन होता है तो इनका कलर कैसा होता है? न्यूट्रल में। न्यूट्रल में जो लिटमस होता है ना वो होता है पर्पल, जो फेनोल्फ्थालीन होता है वो होता है रंगहीन, उसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, और जो मिथाइल ऑरेंज है वो आपका होता है ऑरेंज, और आप कह सकते हो नारंगी। ठीक है, तो ये होता है इनका न्यूट्रल सॉल्यूशन में। और हमसे क्वेश्चन किसमें पूछा है कि फेनोल्फ्थालीन का बेसिक मीडियम में कैसा कलर होगा? तो बेसिक में भी फेनोल्फ्थालीन आपके पास कैसा होता है जी? पिंक होता है, पिंक, गुलाबी।
तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी, दैट इज द गुलाबी। और गुलाबी देखते हैं तो मुझे एक सॉन्ग याद आ जाता है, क्या? गुलाबी आंखें। ठीक है, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द गुलाबी। नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो फिनोफ्थलीन है उसका अम्लीय विलयन में रंग कैसा होगा? तो फिनोफ्थलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। क्या रहता है? रंगहीन, कलरलेस। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है कि जो लिटमस है वो उदासीन में तो कैसा होता है? पर्पल। और आप बोलते हो कि जो लिटमस है ना, अगर वो सारी बेसिक सॉल्यूशन को क्या कर देता है? लिटमस क्या कर देता है? हम बोलते हैं रेड से ब्लू, लाल रंग से हरे में बदल देता है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? बी से बेसिक और बी से एंड पॉइंट क्या? ब्लू। जो लाल रंग से लाल रंग के लिटमस को नीले रंग के लिटमस में, सॉरी हरा नहीं, नीला। जो लाल रंग के लिटमस को नीले रंग के लिटमस में बदल दे उसे हम क्या कहते हैं? बेस, सार कहते हैं। और एसिड क्या होता है जी? जो क्या कर दे? इसका उल्टा, जो नीले रंग को किस में बदल दे? लाल रंग में बदल दे। नीले रंग को किस में बदल दे? लाल रंग में बदल दे। वो आपके पास क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, ये बात तो इससे संबंधित थी, लिटमस से। और हमने फिनोफ्थलीन भी पढ़ लिया, तो मिथाइल ऑरेंज और देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, मिथाइल ऑरेंज आपके पास क्या हुआ? मिथाइल ऑरेंज का उदासीन में कैसा कलर होता है? देखिए आपके पास होता है ऑरेंज। लेकिन जब मिथाइल ऑरेंज का सारीय माध्यम होता है तो वो येलो हो जाता है। बेस में कैसा हो जाता है जी मिथाइल ऑरेंज? येलो। तो आप याद कर सकते हैं बी वाई बाय शब्द से। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो सारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है? येलो। और एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है? ये रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है आपको नीचे अम्ल दिए गए हैं, ऑप्शन में 4 अम्ल दिए गए हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा अम्ल धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता? तो पहले तो आप ध्यान से सुनिए कि जब धातु अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है मेटल सोल्ट। क्या बनाती है? मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब धातु अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता? तो हम पीछे भी इससे संबंधित क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ऐसे था कि नाइट्रिक अम्ल जो है ना वो आपके पास हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता। क्यों? तो हमने बोला था जो नाइट्रिक अम्ल है ना वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीकरण कर्मक होता है। और अब की बार क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? अब की बार ये पूछ लिया बताओ कौन सा अम्ल ऐसा है जो धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता? तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द नाइट्रिक, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र? HNO3। ठीक है, अब बताओ जी ये क्यों नहीं देता? बाकी सब देते हैं, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल क्यों नहीं देता? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीकरण कर्मक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण कर्मक है। ये क्या करता है? जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है उस हाइड्रोजन गैस को तो तुरंत किस में कन्वर्ट कर देता है? वाटर में। और खुद जो है ना खुद अपचयित हो जाता है किसमें? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। ठीक है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल नहीं देता। अब देखिए बात कर लेते हैं इनके रासायनिक सूत्र की कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है जी HCl। क्या होता है जी? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। आपको ध्यान रखना है। इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? और सल्फ्यूरिक अम्ल को इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को? इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोरिक अम्ल। इसका क्या सूत्र होता है? इसका होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4। ये वीक एसिड है। क्या है ये? वीक एसिड है, ये दुर्बल अम्ल है। और ये बाकी तीनों के तीनों क्या थे?
ये तीनों के तीनों, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या सल्फ्यूरिक अम्ल हो, तीनों के तीनों प्रबल अम्ल थे, स्ट्रॉन्ग एसिड थे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करने की बंधुता उच्चतम होती है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करने की जो बंधुता है वो उच्चतम होती है, हाई होती है। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पता तो है कि जो मेटल है ना वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है ना तो क्या देती है? सोल्ट, मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कि आपको एक बात तो देखो अब याद हो जानी चाहिए, क्या? कि जब धातु अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है जी? निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब कह रहा है कौन सी ज्यादा देगी, क्योंकि रिएक्शन तो कॉपर भी कर सकती है, प्लेटिनम भी कर सकती है, मरकरी है आपके पास, प्लेटिनम नहीं करेगा, और जिंक है Zn। तो आप कैसे बताओगे? इसके लिए बच्चों आपको एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, सक्रियता श्रेणी आपको पता होनी चाहिए। ये और मैं हमें ये एक्टिविटी सीरीज आप कैसे याद करोगे ये मैं पीछे वाली वीडियो में आपको बता चुकी थी, पर फिर भी एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए कैसे किया, क्या था? करीना के मंगेतर अली जनाब फिर से पब गए। ठीक है, फिर से पब गए, कॉपर मरकरी नहीं, सोना चांदी चुराने। ठीक है, ये था जी। देखियो, करीना के मंगेतर अली जनाब फिर से पब गए, फिर बीच में आ जाएगा हाइड्रोजन, कॉपर मरकरी नहीं, कॉपर मरकरी नहीं, क्या? चांदी सोना चुराने, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? प्लेटिनम। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं ना तो इसकी एक्टिविटी कम हो रही है, सक्रियता कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी मेटल हुई जी? पोटेशियम। क्या है ये? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या है ये? सबसे ज्यादा सक्रिय धातु। ठीक है, और सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी हुई जी? प्लेटिनम। कौन हुई जी? प्लेटिनम। सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम क्रियाशील धातु प्लेटिनम होती है। अब क्या है? कॉपर और जिंक। देखो कौन सी, अब आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देगा। तो एक चीज सुनिएगा ध्यान से, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं एक्टिविटी सीरीज में, क्या कहा मैंने? दोबारा से सुनो, मैंने कहा जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में वो सब हाइड्रोजन रिलीज करेगी जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, पर जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे है एक्टिविटी सीरीज में वो मेटल से रिएक्ट नहीं करेंगी, वो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी। इसका मतलब हम बात करें तो कौन सी? प्लेटिनम और मरकरी तो नीचे है हाइड्रोजन से। देखिए ये रहा मरकरी, ये रहा प्लेटिनम, ये तो नीचे है हाइड्रोजन से, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। पहली बात, ये तो हाइड्रोजन देंगे ही नहीं। अब आपके पास क्या बचा? कॉपर भी नीचे है, ये भी नहीं देगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी, दैट इज द जिंक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो धातुएं एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो ही अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे है वो अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी, दैट इज जिंक। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन 17 क्या है। जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लवण की अभिक्रिया HClO जैसे किसी तनु अम्ल से की जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए क्वेश्चन पूछा है इसने क्या, कि जब आपके पास कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कह रहा है जब भी आपके पास, ये आप ध्यान से सुनना, चाहे आप मेटल कार्बोनेट लें, ठीक है, या फिर हमारे पास एक रिएक्शन होती है कि हम क्या लें? मेटल बाइकार्बोनेट लें। ठीक है, जब हम इन्हें किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या बनता है? ध्यान से सुनना ये बात, क्या बनता है? तो जब हमारे पास बनता है बच्चों सोल्ट, मेटल सोल्ट, क्या बनता है? मेटल सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, दोनों केस में सेम बनता है। क्या बनता है? मेटल सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O।
ये बनता है। और आपके पास क्वेश्चन क्या था कि जब आपके पास मेटल कार्बोनेट एसिड, आपने क्या, आपको कौन सा एसिड गिवन है, आपको एसिड गिवन है क्या, HCl। कौन सा एसिड गिवन है, HCl, कि इससे जब रासायनिक अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, बोलिए कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आई बात। एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। देखिए मेटल कार्बोनेट सपोज कीजिए आपने क्या ले लिया, Na2CO3 ले लिया। क्या ले लिया आपने, Na2CO3। और आपने कौन सा एसिड लिया, HCl लिया। क्या लिया आपने, HCl लिया। तो क्या बनेगा, देखिए NaCl बनेगा, क्योंकि आपने बोला है मेटल सोल्ट। प्लस में क्या बनेगा आपके पास, CO2 बनेगा। प्लस में क्या बनेगा आपके पास, H2O बनेगा। ठीक है, ये बनने वाला है आपके पास। तो ये हो गया आपके पास जो बनता है हमारे। तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए दो तरह के क्वेश्चन हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर धातु अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट अगर धातु जो आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, ठीक है, सॉरी, अगर आपके पास जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, क्वेश्चन क्या कहा, देखिए मैंने आपको कहा दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्या, जब धातु जो अम्ल है वो धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस, बट अगर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ अम्ल रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप थोड़ा सा इसे ट्रिकी रूप से भी याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए सी से कार्बोनेट, सी यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट आ रहा है, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 नेगेटिव। क्या होता है, CO3 नेगेटिव। तो किससे रिलेटेड है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है, मीन्स आयनिक कंपाउंड है, ये पूछ रहा है आपसे। नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन क्या था कि कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर नहीं आ गया तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, देखिए हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोवेलेंट जिसे हम कहते हैं सहसंयोजी, ठीक है, और एक आपके पास होता है आयनिक जिसे आप आयनिक यौगिक ही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी। तो देखिए हमारे पास जो कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड नहीं है वो है आपके पास ऑप्शन डी, दैट इज द बेंजीन। C6H6 किसका रासायनिक सूत्र है जी, बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, और बेंजीन जो है ये क्या होता है, ये एक सहसंयोजी कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो अब देखिए आपके पास ये जो बाकी बच गए तीनों, ये आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्काइन का सूत्र दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा चेंज होकर के अल्काइन। अब देखिए मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, हमने इससे संबंधित आज 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। क्वेश्चन पहला क्या था, आपको सूत्र दे दिया था कि जो CnH2n+2 है ये किसका जनरल फॉर्मूला है, तो आपने कहा अल्केन का। फिर नेक्स्ट टाइम इसी तरह का क्वेश्चन बना पर आपको ये फॉर्मूला चेंज कर दिया और फॉर्मूला क्या दे दिया, CnH2n-2 किसका जनरल जो है आपके पास सामान्य सूत्र है, ये पूछा। लेकिन अब की बार उसने क्या कहा, अब की बार इसने ये कहा कि अल्काइन का बता दो मुझे सूत्र। किसका, अल्काइन का। तो अल्काइन का सूत्र क्या होता है, बोलिए। अल्काइन का सूत्र होता है ऑप्शन ए CnH2n-2। ये तो होता है अल्काइन का, ये होता है आपके पास किसका, अल्केन का। ठीक है, और ये आपके पास किसका होता है जी, ये होता है अल्कीन का। बार बार कह रही हूं ये तीनों सूत्र याद करना, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान दर्शाता है। द्रव्यमान क्या, एटॉमिक मास। क्या पूछ रहा है आपसे, एटॉमिक मास। देखिए इससे रिलेटेड भी हम आज 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले वाले क्वेश्चन में इसने आपसे क्या पूछा था, पहले वाले क्वेश्चन में इससे आपने नाइट्रोजन का पूछा था। सेकंड क्वेश्चन में किसका पूछा था, सल्फर डाइऑक्साइड का पूछा था। और अब किसका पूछ रहा है, अब आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ रहा है।
ठीक है। मैंने क्या कहा, इसका 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ रहा है और मैंने आपको कहा आप कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आपको क्या याद होने चाहिए, आपको इन एलिमेंट के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का कितना 1 ग्राम, कार्बन का कितना 12 ग्राम, उसके बाद आपके पास कौन आता है नाइट्रोजन कितना 14 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम, सल्फर का कितना 32 ग्राम। अब देखिए आपको किसका निकालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपके पास क्या होगा, बोलिए कार्बन का कितना है 12 ग्राम, तो लिखिए आप 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है बताइए 16 ग्राम, तो कितना लिखोगे 16, ऐड करो कितना आया आपके पास 28 ग्राम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी 28 ग्राम। तो देखिए ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।